हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रीड टू सक्सेस में। मैं आपका दोस्त अंकित चौधरी। तो दोस्तों, पिछली ज्योग्राफी की क्लास में हमने भारत के मानसून के बारे में कुछ बातें की थी आपसे। आपने वो चीज़ें सारी समझ ली होंगी। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे भारत में मानसून की क्रियाविधि। आखिर कैसे कैसे भारत में मानसून आता है और कैसे कैसे वो भारत में कहाँ कहाँ कितनी वर्षा कराता है, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको वीडियो को अंत तक देखना है, आपको एक एक चीज समझ में आएगी, ये गारंटी है मेरी। बस आपको ध्यान से वीडियो को पूरा देखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि भारत में मानसून आने से पहले हम भारत में ऋतुओं की बात कर लें। तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आपकी जो ऋतुएं हैं या आपका जो एक साल होता है उसे 4 ऋतुओं में कैटेगराइज किया है। कितनी ऋतुएं होती हैं भारत में? 4 ऋतुएं। पहली सबसे फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट होती है आपकी शीत ऋतु। फर्स्ट है आपकी शीत ऋतु। और आपका जो शीत ऋतु का जो टाइम पीरियड होता है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था शीत ऋतु आपकी दिसंबर से लेके और फरवरी तक होती है। दिसंबर से लेके फरवरी तक आपकी शीत ऋतु। शीत ऋतु के बाद जो दूसरी ऋतु है आपकी, वो है आपकी ग्रीष्म ऋतु। आपकी ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु का जो टाइम होता है दोस्तों आपका, वो होता है मार्च से लेकर आपका मई तक। इसके बाद थर्ड जो होती है आपकी, वो होती है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु। जो वर्षा ऋतु का टाइम होता है वो होता है दोस्तों जून से लेकर सितंबर तक। और नेक्स्ट फोर्थ आपकी जो ऋतु होती है वो होती है दोस्तों शरद ऋतु। और शरद ऋतु का जो टाइम पीरियड होता है आपका, वो होता है अक्टूबर से लेके दिसंबर तक। तो हमने पूरे एक साल को, पूरे एक वर्ष को भारत के 4 ऋतुओं में डिवाइड कर दिया। यानी कि एक ईयर को, एक वर्ष को हमने 4 सीजन्स में कैटेगराइज कर दिया। हम सीजन वाइज भारत में मानसून की क्रियाविधि देखेंगे और जानेंगे कि भारत में किस प्रकार से कितनी कितनी कहां कहां वर्षा प्राप्त होती है। तो एक एक चीज आपकी छोटी छोटी समझ में आएगी। सबसे पहले जो बात करेंगे हम, वो करेंगे शीत ऋतु में वर्षा, यानी कि शीत ऋतु में मानसून या शीत ऋतु में वर्षा। तो शीत ऋतु में भारत में किस तरीके से मानसून आता है और कैसे कैसे वर्षा होती है, ये चीज आपको समझनी है। तो दोस्तों, बात करते हैं भारत में शीत ऋतु में वर्षा। तो दोस्तों, भारत में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है वो कुल वर्षा का केवल 3% होती है। यानी कि भारत में कितनी, अपने आप में 100% वर्षा होगी और 100% का 3% वर्षा किस ऋतु में देखने को मिलती है? शीत ऋतु में। और शीत ऋतु का जो टाइम होता है आपका, वो कब से कब तक होता है? दिसंबर से फरवरी तक। तो दोस्तों, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है भारत में, वो 2 तरीके से होती है। किन तरीके से? 2 तरीके से। जो फर्स्ट है आपका पहला, वो है उत्तर पूर्वी मानसून। फर्स्ट क्या है आपका? उत्तर पूर्वी मानसून, जिसे आप नॉर्थ ईस्ट मानसून के नाम से जानते हो। और सेकंड है आपका, यानी कि ए बी दे रहा हूं मैंने, ए नाम दे दिया है उत्तर पूर्वी मानसून और बी दे दिया है मैंने पश्चिमी विक्षोभ। दोनों को मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। शीत ऋतु में भारत में 2 प्रकार से, 2 तरीके से वर्षा होती है, 2 वजहों से वर्षा होती है। फर्स्ट है आपका उत्तर पूर्वी मानसून और सेकंड है आपका वेस्टर्न डिस्टरबेंस, जिसे आप बोलते हो पश्चिमी विक्षोभ। सबसे पहले जो बात करेंगे दोस्तों, वो करेंगे हम ए के बारे में, यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून के बारे में। उत्तर पूर्वी मानसून को हम शीतकालीन मानसून भी कहते हैं, क्योंकि इससे जो वर्षा होती है वो कब होती है? शीत ऋतु में। तो बात ध्यान क्या रखनी है, शीत ऋतु में 2 तरीके से वर्षा होती है, एक उत्तर पूर्वी मानसून, फिर पश्चिमी विक्षोभ दूसरा तरीका है। दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर पूर्वी मानसून के बारे में। उत्तर पूर्वी मानसून को आप नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के नाम से भी जानते हो या फिर इसे शीतकालीन मानसून भी कहते हो।
तो ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून। अब दोस्तों आपको समझना क्या है, समझना आपको सिर्फ इतना है कि मैं आपके सामने अर्थ बना रहा हूं और बाकी जो बेसिक टर्म है मैं आपके सामने वो पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, तो आपको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेना है थोड़ा सा। ये आपकी अर्थ है, अर्थ के बीचों बीच से जो लाइन जाती है आप उसे जानते हो 0 डिग्री अक्षांश कहते हो, या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हो। इसके उत्तर में जाओगे आप 23.5 डिग्री नॉर्थ में तो आपको कर्क रेखा मिलेगी, और इसके जाओगे आप 23.5 डिग्री साउथ में तो आपको मकर रेखा मिलेगी। ऊपर कौन सी है, कर्क रेखा, और नीचे कौन सी आपकी मकर रेखा। अब दोस्तों आप इतनी बात जानते हो, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया है कि दिसंबर के महीने में सूर्य की लंबवत किरणें, यानी कि 22 दिसंबर को सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ होती हैं, मकर रेखा पर। अब इंडिया की लोकेशन कहाँ है हमारी, इंडिया हमारा कर्क रेखा पर स्थित है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो जब दिसंबर के महीने में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर होंगी तो इसे कहा जाता है सूर्य का दक्षिणायन होना, यानी कि सूर्य कहाँ शिफ्ट हो गया है, साउथ में शिफ्ट हो गया है। तो साउथ में शिफ्ट हुआ मतलब सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर पड़ रही हैं। और आपको ये बात पता है कि जून के महीने की, मैं 21 जून की बात करूं तो 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कहां पड़ती हैं, आपकी कर्क रेखा पर। जब सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं तो जून में भारत में कैसा मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है। लेकिन जब इसका जस्ट अपोजिट होगा कि दिसंबर के महीने में सूर्य की लंबवत किरणें कहां पड़ रही हैं, मकर रेखा पर, तो यहां मकर रेखा पर यानी कि इस वाले क्षेत्र में जहां ऑस्ट्रेलिया है आपका, यहां का टेम्परेचर हाई होगा, यानी कि यहां गर्मी होगी, और इसके अपोजिट में भारत में क्या हो जाएगी, शीत ऋतु आ जाएगी, यानी कि भारत में ठंडी का मौसम आ जाएगा। अब आपको ये बात पता है कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि यहां इस क्षेत्र में कौन सी पवनें चलती हैं, व्यापारिक पवनें चलती हैं, ट्रेड विंड चलती हैं। और ट्रेड विंड किधर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। और सभी पवनें, जो भी पवनें होती हैं उनकी एक अपनी निश्चित डायरेक्शन होती है, और वो डायरेक्शन क्या होती है कि पवनें हमेशा हाई प्रेशर से किधर चलती हैं, लो प्रेशर की तरफ। हाई प्रेशर, लो प्रेशर मतलब उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवनें प्रवाहित होती है। क्योंकि लो प्रेशर तब बनता है जब सूर्य की किरणें पड़ने से वहां का टेम्परेचर हाई हो जाए, और टेम्परेचर जब कहीं का हाई होता है कि उस क्षेत्र की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और वहां निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है, और उसके आसपास जहां भी हाई प्रेशर जोन होता है वहां से उसको भरने के लिए पवनें चलने लगती हैं। तो पवनें हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कि भारत में नॉर्थ ईस्ट मानसून यानी कि जो उत्तर पूर्वी मानसून है वो किस तरीके से आता है। तो ये देख रहे हो आप, ये भारत है, और आपको पता है दोस्तों कि भारत के बीचों बीच से होके कर्क रेखा गुजरती है। हम बात कब की कर रहे हैं, शीत ऋतु की, यानी कि दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं और फरवरी तक हमको पहुंचना है। तो दिसंबर से फरवरी तक के जो बीच में भारत में वर्षा होती है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता है कि भारत के नीचे क्या है, तो ये तो है आपकी कर्क रेखा, ये है आपकी विषुवत रेखा, यानी कि जिसे आप भूमध्य रेखा भी बोलते हो, विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा के नीचे अगर आप आओगे 23.5 डिग्री साउथ में तो ये क्या है आपकी मकर रेखा, ये है आपकी मकर रेखा। तो दोस्तों आपको ये बात पता है कि जब सूर्य की लंबवत किरणें कहां पड़ती हैं, दिसंबर के महीने में मकर रेखा पर पड़ती हैं। कब, दिसंबर में। तो दोस्तों यहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, जब सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर पड़ रही हैं तो यहाँ इस क्षेत्र का टेम्परेचर कैसा होगा, टेम्परेचर हाई होगा। और जहाँ का टेम्परेचर हाई होता है वहां का एयर प्रेशर कैसा होता है, तो आप बताओगे निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है, यानी कि लो प्रेशर होता है। जबकि इसके अपोजिट में बात करूं, दिसंबर के महीने में भारत में कैसा होता है, ठंड का माहौल। ठंड का माहौल का मतलब है कि भारत का टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो इसका मतलब एयर प्रेशर कैसा होगा, यानी कि हाई होगा। यानी कि भारत में दिसंबर के महीने में क्या होता है, उच्च वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। कैसा वायुदाब क्षेत्र, उच्च वायुदाब क्षेत्र। जबकि मकर रेखा वाले क्षेत्र में कैसा, निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। और बस यही कारण बनता है भारत में उत्तर पूर्वी मानसून के आने का। अब होता क्या है कि यहां से यानी कि इस डायरेक्शन से इधर क्या चलने लगती हैं, पवनें चलने लगती हैं। और यही व्यापारिक पवनें भारत में उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से जानी जाती हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट मानसून।
तो दोस्तों भारत में कैसा प्रेशर है, हाई प्रेशर, और यहाँ कैसा प्रेशर है मकर रेखा पर, लो प्रेशर। तो यहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पवनें चलने लगी, जिन्हें हम नॉर्थ ईस्ट मानसून यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों होता क्या है, जो इसके बारे में खास बात आपको ध्यान रखनी है, ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है हमारी, राइट हैंड वाली ईस्ट, ऊपर वाली नॉर्थ, और ये वाली वेस्ट, और नीचे वाली साउथ। अब इनकी आप डायरेक्शन देखोगे, डायरेक्शन निकालोगे कैसे, ये आपकी पवन चल रही है, यहां आप प्लस का निशान बना दोगे, ये रहा, ये आपकी कौन सी होती है डायरेक्शन, ईस्ट, ये कौन सी होती है, नॉर्थ। तो ये किस डायरेक्शन से आ रही हैं, तो आप बताओगे, पूंछ पकड़ लो बस, यहाँ पूंछ, ये रही पूंछ, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से ये पवनें आ रही हैं, इसलिए इन पवनों को भारत में नॉर्थ ईस्ट मानसून के नाम से जानते हैं। तो ये कब आती हैं, दिसंबर के महीने में स्टार्ट हो जाती हैं, दिसंबर से फरवरी के बीच ये रूटीन चलता है। अब दोस्तों आपको ध्यान क्या रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा नॉर्थ ईस्ट मानसून यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून से किस ऋतु में वर्षा होती है, तो आप बताओगे शीत ऋतु में वर्षा प्राप्त होती है। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि पवनें यानी कि जब मानसून किसी अगर जलीय क्षेत्र यानी कि जलीय बॉडी, वाटर बॉडी के ऊपर से फ्लो करेगा, तो उसके इवेपोरेशन के कारण यानी कि वाष्पोत्सर्जन के कारण मानसून क्या ऑब्जर्व कर लेता है, यानी कि नमी, आर्द्रता और नमी ग्रहण कर लेता है, जिसके फलस्वरूप वो वर्षा कराता है। जबकि नॉर्थ ईस्ट मानसून की बात करूं तो इधर साइड में हमारे पास कोई भी वाटर बॉडी नहीं है इंडिया के नॉर्थ में। तो जब ये भारत में आता है तो ये स्थल खंड यानी कि लैंड एरिया के ऊपर से फ्लो करके आता है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट मानसून के पास मॉइस्चर यानी कि नमी और आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी नहीं होती, इसलिए नॉर्थ ईस्ट मानसून भारत में वर्षा कराने में सक्षम नहीं है, बहुत कम वर्षा करा पाता है, 3% वर्षा मात्र शीत ऋतु में मिलती है। तो इसके पास क्या नहीं होती, नमी नहीं होती और आर्द्रता नहीं होती, ह्यूमिडिटी नहीं होती, किसके पास, यानी कि नॉर्थ ईस्ट मानसून के पास, इसलिए भारत में वर्षा कराने में सक्षम नहीं है, इतना कैपेबल नहीं है, वर्षा कराता है थोड़ी बहुत, वो डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज क्या है कि आपको पता है इंडिया के नॉर्थ पार्ट में एक पर्वत है बहुत बड़ा जिसका नाम है हिमालय पर्वत, और दूसरा कारण बनता है आपका हिमालय माउंटेन, कि हिमालय पर्वत भारत में नॉर्थ ईस्ट मानसून को एंटर नहीं करने देता है, इस कारण भी ये भारत में वर्षा नहीं करा पाते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून शीत ऋतु में आता है, इसके पास मॉइस्चर यानी कि नमी की मात्रा नहीं होती, दूसरा ये लैंड एरिया के ऊपर से फ्लो करके आता है, नमी इसलिए नहीं होती, इसलिए भारत में वर्षा कराने में सक्षम नहीं है। लेकिन इसकी एक ब्रांच भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के ऊपर से गुजर के आती है, और ये जो पूर्वोत्तर भारत के ऊपर से होके गुजर के आई, और ये वाली वाटर बॉडी आपकी कौन सी है, बे ऑफ बंगाल यानी कि BOB, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में पानी ही पानी मिलता है, मानसून आगे बढ़ता है, और ये फिर यहां से यानी कि बंगाल की खाड़ी से नमी यानी कि मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी ग्रहण कर लेता है, और ग्रहण करने के बाद ये वाला स्टेट है आपका तमिलनाडु, ये वाला कौन सा स्टेट है, तमिलनाडु। तमिलनाडु के तट को बोलते हैं कोरोमंडल तट, और ये यहाँ बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करके तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे दबा के वर्षा करता है, यानी कि ठीक ठाक अच्छी खासी वर्षा होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से भारत के किस क्षेत्र में वर्षा होती है, तो आप बताओगे तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर, या फिर इसे आप पूर्वी घाट पर्वत भी कह सकते हो। तो पूर्वी घाट पर्वत या तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे नॉर्थ ईस्ट मानसून से वर्षा प्राप्त होती है। अगर आपसे पूछ ले कि नॉर्थ ईस्ट मानसून आर्द्रता या नमी कहां से ग्रहण करता है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून जब आया पूर्वोत्तर राज्यों के ऊपर से, तो इसने नमी कहां से ली, बे ऑफ बंगाल। तो आपको ध्यान रखना है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त करता है। तो जो हमने बातें नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में जानी, मैंने आपको बताया ये विषुवत रेखा है, दिसंबर के महीने में सूर्य कहां शिफ्ट हो जाता है, मकर रेखा पर। तो इंडिया में ठंडी का माहौल होता है, टेम्परेचर कम होता है, एयर प्रेशर हाई होता है, मकर रेखा वाले क्षेत्र में टेम्परेचर हाई होगा, एयर प्रेशर लो होगा, व्यापारिक पवनें इस दिशा से इस दिशा में चलने लगेंगी, इन्हें ही हम नॉर्थ ईस्ट मानसून के नाम से जानते हैं। नॉर्थ ईस्ट मानसून
नमी नहीं होती, इसके पास आर्द्रता की कमी होती है, इसलिए भारत में वर्षा कराने में सक्षम नहीं है, क्योंकि ये लैंड एरिया यानी कि जमीनी क्षेत्र के ऊपर से प्रवाहित करके भारत तक पहुंचता है। दूसरा, इसके बीच में रुकावट का काम करता है हिमालय, लेकिन इसकी एक ब्रांच कहाँ, नॉर्थ ईस्ट राज्यों के ऊपर से प्रवाहित होती है, जो बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करके तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे वर्षा कराती है। तो आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून केवल और केवल कहाँ बारिश कराता है, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे। तो फर्स्ट हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून आपका ये क्लियर हो गया। इतने ही पॉइंट इसमें पूछे जाएंगे, आपको एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों वेस्टर्न डिस्टरबेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के बारे में। पश्चिमी विक्षोभ भी आपका शीत ऋतु में ही भारत में वर्षा कराता है। तो दोस्तों शीत ऋतु में वर्षा प्राप्त होने का दूसरा कारण है आपका पश्चिमी विक्षोभ, जिसको आप कहते हो वेस्टर्न डिस्टरबेंस। आखिर ये पश्चिमी विक्षोभ है क्या? सबसे पहली बात है कि पश्चिमी विक्षोभ क्या है। तो दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ जो है आपका, वो भारत के पश्चिम में एक सागर है जिसका नाम है, आप जानते होंगे, भूमध्य सागर। कौन सा सागर? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर को मेडिटेरियन सी के नाम से भी जानते हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ एक प्रकार का चक्रवात है जिसका जन्म भूमध्य सागर में होता है। और भूमध्य सागर कहाँ है? भारत के पश्चिम में, भारत के वेस्ट में। अफगानिस्तान के भी जस्ट पीछे जाओगे आप तो वहां है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। तो इस पश्चिमी विक्षोभ का जो जन्म होता है, आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन, वो कहाँ होता है, ओरिजिन कहाँ से होता है वेस्टर्न डिस्टरबेंस। तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस पहली बात क्या है? तो ये क्या है? एक साइक्लोन है, एक चक्रवात है। और इस चक्रवात का अगर आपसे पूछे कि इसका जन्म कहाँ होता है, तो आप बताओगे कि पश्चिमी विक्षोभ का जन्म आपका भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी में होता है। और ये किधर की साइड फ्लो करता है? ये इधर यानी कि पश्चिमी एशिया की तरफ बढ़ता है, यानी कि वेस्टर्न एशिया की तरफ ये फ्लो करता है, आगे बढ़ता है। कौन लेके जाते हैं ऐसे आगे? तो मैंने आपको बताया था, एक चलती है जिनको बोलते हैं क्षोभ मंडल में जेट धारा, जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम इस चक्रवात को बहाकर अपने साथ कहां ले आती हैं? भारत ले आती हैं। भारत ही आता है। भारत से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, यहाँ इधर साइड में भी रेनफॉल कराने का काम करता है पश्चिमी विक्षोभ। जब ये भारत में एंटर करता है, ये चक्रवात जब भारत में एंटर करता है, तो इसे किस नाम से जानते हैं हम? वेस्टर्न डिस्टरबेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ। उससे पहले इसे साइक्लोन के नाम से ही जाना जाता है, यानी कि चक्रवात के नाम से ही जानते हैं। तो आपको समझना क्या है? पश्चिमी विक्षोभ एक प्रकार का चक्रवात है जिसका जन्म कहां होता है? भूमध्य सागर में होता है। भारत के पश्चिम में भूमध्य सागर के ऊपर होता है। तो दोस्तों जेट स्ट्रीम या जेट धारा इसे भारत में बहाकर ले आती हैं और भारत में एंटर करने के बाद इसे पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इससे जो भारत में वर्षा प्राप्त होती है वो केवल, यानी कि ये वाली डायरेक्शन है आपकी नॉर्थ और ये वाली डायरेक्शन है वेस्ट, केवल इससे भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों में ही वर्षा प्राप्त होती है, यानी कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ही वर्षा प्राप्त होती है पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा। पश्चिमी विक्षोभ जब भारत में एंटर करता है तो इससे भारत के लगभग इस एरिया में वर्षा प्राप्त होती है। इसमें होता क्या है? जो भारत के पर्वतीय राज्य हैं जैसे कि आपका जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और कुछ उत्तराखंड, तो इससे कहाँ? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यूके, उत्तराखंड, इन राज्यों में हिमवर्षा, इन राज्यों में क्या होती है? हिमवर्षा। हिमवर्षा मतलब स्नोफॉल होता है, हल्की हल्की बर्फबारी होती है। और इसके अपोजिट में कुछ राज्य जैसे कि आपके हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का कुछ पार्ट और दिल्ली, ये जो राज्य हैं इन राज्यों में होती है वर्षा। इन राज्यों में क्या होती है? वर्षा, जो रबी की फसल के लिए अत्यधिक क्या होती है? लाभदायक होती है।
लाभदायक। रबी की फसल किस टाइम, दिसंबर के महीने में, यानी कि गेहूं वेहूं का जो टाइम होता है उस टाइम पे वर्षा बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि पश्चिमी विक्षोभ एक प्रकार का चक्रवात है जिसका जन्म भूमध्य सागर पर होता है। जेट धारा या जेट स्ट्रीम जो पवनें क्षोभ मंडल में चलती हैं वो इसे बहाकर अपने साथ भारत ले आती हैं। भारत में मुख्यतः उत्तर पश्चिमी भारत को पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त होती है। इसमें से जो भारत के पर्वतीय राज्य हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ स्नोफॉल होता है, हिमवर्षा होता है पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा। जबकि आपका हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली जो आपके मैदानी राज्य हैं, इन राज्यों में वर्षा यानी कि रेनफॉल होती है जो रबी की फसल के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, लाभदायक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि शीत ऋतु में कुल वर्षा का 3% वर्षा होती है। दो तरीके से शीत ऋतु में आपको वर्षा प्राप्त होती है। फर्स्ट है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून और सेकंड है आपका दूसरा वेस्टर्न डिस्टरबेंस। तो ये आपके दो तरीके थे, पहले हमने नॉर्थ ईस्ट मानसून देखा, फिर वेस्टर्न डिस्टरबेंस। तो इसका मतलब हमारी शीत ऋतु में वर्षा का काम क्या हो गया है, खत्म हो गया है। शीत के बाद अब बढ़ते हैं दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में वर्षा किस तरीके से होती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु में वर्षा। तो ग्रीष्म ऋतु में भारत में कैसे कैसे वर्षा होती है, तो मैं आपको बता दूं, भारत की कुल वर्षा का 10% वर्षा, लगभग कितना 10% बारिश जो होती है वो आपकी किस ऋतु में होती है, ग्रीष्म ऋतु में। और ग्रीष्म ऋतु का जो टाइम होता है वो फरवरी के बाद मार्च से लेके और मई तक होता है, मार्च से लेके मई तक। अब दोस्तों आपको थोड़ी सी एक बात समझनी है, ये रही जो आपको समझनी है। आपको ये पता है ये विषुवत रेखा है, ये आपको पता है मकर रेखा है नीचे 23.5 डिग्री साउथ, और ये 23.5 डिग्री आपका नॉर्थ में कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री साउथ आपका मकर रेखा है, ये आपका 0 डिग्री है। आपको ये बात पता है दोस्तों कि अभी पीछे मैंने आपको बताया कि दिसंबर के महीने में, यानी कि कब, 22 दिसंबर को सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर होती हैं। दिसंबर के बाद जैसे ही जनवरी आएगा, जनवरी में यहाँ होंगी, फरवरी आएगा यहाँ होंगी। और आपको ये बात मैं बता चुका हूँ कि 21 मार्च को सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ होती हैं, तो आप बताओगे विषुवत रेखा पर। तो विषुवत रेखा पर 21 मार्च को सूर्य की लंबवत किरणें होती हैं। अब मार्च के बाद जैसे ही मार्च स्टार्ट हुआ, मार्च के बाद जैसे ही सूर्य कहाँ होगा, अब मार्च के बाद यानी कि अप्रैल में सूर्य यहाँ पहुंच जाएगा, मई में यहाँ होगा, और जून में सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ होंगी, कर्क रेखा पर। यानी कि 21 मार्च के बाद सूर्य किधर की तरफ, यानी कि उत्तर की तरफ बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। मार्च के बाद अप्रैल में यहाँ आएगा, मई में यहाँ आएगा, और जून में कहाँ होगा, कर्क रेखा पर। यानी कि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होना स्टार्ट होता था। क्या होता है, उत्तरायण होने लगता है, उत्तरायण होने लगता है। उत्तरायण होने लगते का मतलब क्या है, सूर्य की लंबवत किरणें अब 0 डिग्री के नॉर्थ में पड़ेंगी, यानी कि अब सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा की तरफ बढ़नी स्टार्ट हो गई है। यानी कि सन कहां शिफ्ट हो गया है, अब कर्क रेखा की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो गया है। कब, मार्च के बाद। तो देखा होगा आपने कि इंडिया में क्या होगा, इंडिया की लोकेशन कहाँ है, यहाँ है। तो आपको पता है दोस्तों कि मार्च के बाद भारत का टेम्परेचर यानी कि इंडिया का तापमान भी बढ़ना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ 0 डिग्री पर आपको क्या बनता है, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब जैसे जैसे सूर्य की किरणें कर्क रेखा की तरफ बढ़ेंगी, उसी हिसाब से, उसी जैसे जैसे किरणें बढ़नी स्टार्ट होंगी, उसी के साथ साथ ही आपका जो ITCZ जोन होता है ये भी कहाँ, कर्क रेखा की तरफ खिसकना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है
नीचे हमारी क्या है आपकी, नीचे है आपकी हमारी ये 0 डिग्री अक्षांश, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश। आपको पता है कि मार्च के महीने में सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ होती हैं, 0 डिग्री पर। इसका मतलब जो ITCZ जोन जो आपका बनेगा वो कहाँ बनेगा, 0 डिग्री पर। कहाँ बनेगा, मार्च में। अप्रैल में क्या होगी, लगभग अप्रैल में यहाँ तक किरणें पड़ती हैं सूर्य की, तो ITCZ जोन कहाँ हो जाएगा, ITCZ जोन यहाँ बन जाएगा। मार्च के बाद अप्रैल में कहाँ तक होंगी, मई में कहाँ तक होंगी, तो मई में यहाँ तक पहुँच जाएगा। और आपका जून में बिल्कुल यहाँ कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें होंगी, तो जून में आपका ITCZ कहाँ बनेगा, बिल्कुल भारत के बीचों बीच बन जाएगा। अब दोस्तों आपको थोड़ी सी बात समझनी क्या है, यानी कि जैसे ही मार्च के बाद सनलाइट यानी कि नॉर्थ की तरफ यानी कि सूर्य उत्तरायण होना प्रारंभ हुआ, यानी कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा की तरफ बढ़नी स्टार्ट हुई, भारत का टेम्परेचर यानी कि इंडिया का टेम्परेचर कैसा होने लगता है, हाई होने लगता है, तापमान बढ़ने लगता है। तो आपने देखा होगा कि जैसे ही मार्च के बाद का सीजन आता है, मार्च अप्रैल मई, तो इस टाइम पे भारत में गर्मी बढ़ने लगती है। मैं शीत ऋतु की बात करूं तो भारत का शीत ऋतु में एवरेज टेम्परेचर 20 डिग्री के आसपास होता है, जबकि मार्च के बाद टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती है और टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। तो ये सारी चीजें आप भी महसूस करते होंगे। अगर आप अपनी लाइफ से जोड़कर ये सारी चीजें पढ़ोगे तो आपको एक एक चीज बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी, लेकिन अगर तुम चीजों को रटने का प्रयास करोगे तो वो कुछ टाइम ही आपके दिमाग में रहेंगे फैक्ट, और फिर वो निकल जाएंगे। तो इसलिए आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। मैं कह रहा हूं कि मार्च के बाद सनलाइट शिफ्ट होनी स्टार्ट हो जाती है कर्क रेखा की तरफ और भारत में टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। जैसे ही भारत का टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ही भारत के क्षेत्र में कैसा एयर प्रेशर हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ा तो एयर प्रेशर हो गया लो, यानी कि निम्न वायुदाब क्षेत्र बन गया। अब क्या हुआ कि भारत के अंदर निम्न वायुदाब क्षेत्र बनने से भारत में कई प्रकार की स्थानीय पवनों का संचार होने लगता है, यानी कि लोकल विंड चलने लगती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मई जून में भारत में क्या चलती हैं, लू नाम की एक आपने स्थानीय पवन का नाम सुना होगा, जो गर्मी में बहुत गर्म गर्म थप्पड़ से लगाती है आप में, ठीक है ना। तो उसी लू की बात कर रहे हैं। ये लू यानी कि ये जो स्थानीय पवनें हैं लू, ये क्या करती हैं, अपने साथ क्या ले लेती हैं, आर्द्रता ले लेती हैं, आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं। मान लो लू चल रही है और लू के रास्ते में कोई नदी आ गई, कोई झील आ गई, तो ये यहाँ से क्या करती हैं, ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं। और आर्द्रता ग्रहण करती हैं और आर्द्रता ग्रहण हो जाएगी जब, तो ये क्या करा देंगी, फिर भैया ये करा देंगी वर्षा कराने में सक्षम। अगर पवनों के पास आर्द्रता या नमी नहीं है तो वो वर्षा नहीं कराएंगी, लेकिन जब ये स्थानीय पवनें भारत में चलती हैं लू, तो ये क्या ग्रहण कर लेती हैं, आर्द्रता, किसी भी नदी से, किसी भी झील से, तो कहीं से भी आर्द्रता ली और आर्द्रता लेने के बाद ये भारत में वर्षा कराने में सक्षम है। और ये भारत के अलग अलग स्थानों पर वर्षा कराती हैं भारत में, और इन्हें अलग अलग नामों से जानते हैं, और ये कई सारी फसलों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं, इसलिए अलग अलग जगह इनका अलग अलग इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे कि आपने सुना होगा वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जानते हैं, ऐसे ही आम्र वर्षा होती है, तो ये इसके स्थानीय पवनों द्वारा कराई गई वर्षा के ही अलग अलग नामों से जानने का परिणाम है। तो अभी जानते हैं दोस्तों कि आखिर इन ये जो पवनें धूल भरी होती हैं बड़ी, तो इनके साथ साथ क्या होती है, धूल भरी, साथ साथ मतलब बहुत ज्यादा आंधी तूफान चलते हैं जिस टाइम पे ये वर्षा होती है। इसे प्री मानसून सीजन भी कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भारत में जो मानसून आता है वो कब से आता है, जून से आता है, लेकिन हम बात कब की कर रहे हैं, मार्च से लेके मई तक, जून तक की बात नहीं कर रहे हैं। तो प्री मानसून सीजन यानी कि मानसून से पहले का जो समय है या पहले की जो ऋतु है उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो वर्षा होती है, यानी कि आपने देखा होगा अगर मार्च अप्रैल मई में वर्षा हो रही है तो उसे प्री मानसून रेनफॉल कहा जाता है। मानसून से पहले की रेनफॉल वो स्थानीय पवनों द्वारा ही कराई जाती है। तो अब बात करते हैं कि उन्हें लोकल नेम पर किस किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान क्या रखना है सरल शब्दों में, कि जैसे ही मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होना स्टार्ट होता है तो ITCZ जोन कहाँ, भारत पर शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि भारत का टेम्परेचर बढ़ जाता है और प्रेशर लो हो जाता है। इसलिए भारत में बहुत सारी स्थानीय पवनें चलने लगती हैं, जैसे कि आपका लू
और लू जब अपने साथ क्या ले लेती है, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी ग्रहण कर लेती है, तो फिर उसके बाद ये तूफानी वर्षा कराती है। कैसी वर्षा कराती है? तूफानी वर्षा, जिन्हें अलग अलग वर्षा, मतलब जिस वर्षा को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से हम जानते हैं। जैसे कि फर्स्ट बात करूं मैं पूर्वी भारत में, यानी कि जो आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया ये वाला पार्ट है, यहाँ इसे नॉर्वेस्टर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नॉर्वेस्टर। तो ये नाम आपसे पूछे गए हैं, आपको ध्यान रखने हैं। दूसरा है पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल में इसे काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। थर्ड है आपका कर्नाटक या केरला में, यहाँ इसे चेरी ब्लाज्म के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये कॉफी की खेती के लिए, किसके लिए? कॉफी की खेती के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वर्षा। आगे बात करें फोर्थ नंबर, महाराष्ट्र वगैरह में इसे आम्र वर्षा के नाम से, क्योंकि ये आम की खेती के लिए आम को जल्दी पका देती है, इसलिए भी ये इसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट और फिफ्थ है आपका असम स्टेट, जिसका नाम है चाय वर्षा। तो असम में से चाय वर्षा, क्योंकि चाय के बागानों के लिए असम में चाय की खेती ज्यादा होती है, चाय के लिए बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती है। तो ये कुछ इस वर्षा के स्थानीय नाम थे जो अलग अलग नामों से यहाँ जाना जाता है ना। इससे कुल 10% वर्षा हमें जो ग्रीष्म ऋतु में प्री मॉनसून टाइम में प्राप्त होती है। तो हमने आज की क्लास में दो ऋतुएं पढ़ी, एक तो पढ़ी आपकी शीत ऋतु। तो शीत ऋतु में वर्षा जो होती है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून और वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण होती है, जबकि आपकी ग्रीष्म ऋतु में वर्षा स्थानीय पवनों से होती है, जब वो क्या कर लेती हैं, आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में जो टॉपिक मैंने आपको दो कराए हैं, यानी कि दो ऋतुओं में हमने वर्षा पढ़ ली है और दो हमारी बची हुई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे आपका, एक तो ग्रीष्म के बाद आई आपकी वर्षा ऋतु, तो वर्षा ऋतु में किस तरीके से वर्षा होती है भारत में ये डिस्कस करना है। और इसके साथ ही हम शरद ऋतु, जैसे हम रिट्रीट मानसून यानी कि लौटते हुए मानसून से भारत में वर्षा होती है, ये दो टॉपिक नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे और आपका मानसून टॉपिक वहीं पे फिर खत्म हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और अगर आप समझने का प्रयास करोगे तो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। अगर आप ध्यान से 1 से 2 बार अगर वीडियो देखोगे तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। यदि फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल रीड टू सक्सेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।